Okay. So today we will learn about the chapter Gillu, which is written by the Mahadevi Verma. She is the author of this chapter. सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है. सोन जूही इज ए प्लांट ऑफ जूही. ओके, काइंड ऑफ जूही प्लांट, स्पीशीज जूही की है वो. सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, किलो बड लगी है. इसे देखकर अनायासी, अनायासी मतलब कि सडनली, उस छोटे जीव का स्मरण हो आया. स्मरण हो आया मीन्स की रिमेम्बर, आई जस्ट रिमेम्बर दैट स्मॉल क्रिएचर, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठा था. जो इस क्रीपर की सघन हरितिमा, सघन मीन्स डेंस, हरितिमा मीन्स जो होती है ग्रीनरी, इसकी डेंस ग्रीनरी में छिपकर बैठता था. यूज टू सिट बिहाइंड दिस डेंस ग्रीनरी. और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था. एंड व्हेन आई यूज टू go to its near, he used to make me astonished by jumping on my shoulder. तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है. मतलब जब मेरे पास सोन जूही का एक प्लांट था, देन आई यूज टू सी इधर कोई बड निकली या नहीं निकली. जैसे हम प्लांट लगा देते हैं ना, तो हम देखते हैं बड निकली या नहीं निकली. बट टुडे आई एम सर्चिंग दैट लघु प्राण, दैट स्मॉल क्रिएचर. परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा. बट नाउ, अब तक तो वो मिट्टी हो गया होगा. ही हैज बिकम अ सॉइल इन द रूट ऑफ दिस सोन जूही. कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आया. मीन्स वो कह रही थी अब तो उसकी डेथ हो गई, मैंने उसको बरीड कर दिया उसके अंदर, सोन जूही की जड़ के अंदर. हो सकता है कि उसकी सोल जो है वही एक गोल्डन कली, स्वर्णिम मतलब गोल्डन बर्ड की तरह ऊपर उगती हो और मुझे एस्टोनिश करने आया हो. नाउ शी इज गोइंग इनटू द इन हर पास्ट. वो पास्ट में जाती है, फ्लैशबैक में, जैसे मूवी में जाते हैं. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे मैंने आकर देखा. शी वॉज इन हर रूम, बट जब वो बरामदे में आई तो उसने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुवल जैसे खेल रहे थे. सो दो क्रोज थे वहां पे, और वो अर्दन पॉट गमले के चारों ओर जो है अपने बीक से छुआ छुवल मतलब दे आर जस्ट हाइड एंड सीक, छू लो, टच मी नॉट जैसा खेल खेल रहे थे. यह काक भुषुंडी भी विचित्र पक्षी है. सी काक भुषुंडी इज द क्रो. काक भुषुंडी was a very great sage. Okay, he took a ठीक है birth जी। as crow, and in his birth he was very intelligent. He learned all Ramayana. He learned all Ramayana and Bhagavad Puran. So he was very very learned crow. Okay, एक समादरित भी. हाँ, समादरित मतलब कि रिस्पेक्टेड. अनादरित, अनादरित मतलब डिसरिस्पेक्टेड. अति सम्मानित, ह्यूजली रिस्पेक्टेड, एंड अति अवमानित और ह्यूजली डिसरिस्पेक्टेड. बिकॉज क्रो को देखो हम लोग बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते ना, वी जस्ट से ओके, क्योंकि क्रो के साथ क्या है कि वो हर जगह बेचारे का यूज हो जाता है. अभी कैसे देखते हैं हम लोग, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के. उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है. अब क्या कहना है इसमें कि जो हमारे बेचारे पुरखे हैं, यानी जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो गरुड़ के रूप में, न गरुड़, गरुड़ इज द बर्ड ऑन विच द लॉर्ड विष्णु गो सिट्स. ओके, गरुड़ के साथ ही लॉर्ड विष्णु जो है फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं. न मयूर के रूप में, मयूर इज योर पिकॉक, न पिकॉक. और न हंस, हंस इज द स्वान. सो ऑथर इज सेइंग कि जब पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष में क्या होता है कि हम लोग का ये मानना है हिंदुओं का कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी डेथ हो गई, वो सोल के फॉर्म में है. बट एक मंथ होता है पितृपक्ष का, उसमें क्या होता है, ये अक्टूबर में जो नवरात्रि आती है उसके पहले आता है पितृपक्ष. ये उसमें क्या होता है कि ये सारे जो वो होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी सोल धरती पर आती है. और हम उनको रिस्पेक्ट के लिए या तो हवन करते हैं या उनको खाना देते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं. तो वो हर पितृपक्ष में वो आते हैं. तो वो कहता है कि ये किसके रूप में आते हैं, ये माना जाता है कि वो कौवे के रूप में आते हैं. दे कम इन द फॉर्म ऑफ क्रो. सो he is saying that our ancestors cannot come in the form of garoon, nor neither in the form of peacock, nor in the form of swan, but they come in the pitrapaksh in front of us इन ए फॉर्म ऑफ क्रो. एंड हम लोग उनको इसलिए कुछ देते हैं, कुछ करते हैं कि हम यहाँ पे ब्राह्मणों को खिलाएंगे या उनको कुछ खिलाएंगे, कौवों को कुछ खिलाएंगे, तो उनको वहां पे जो दूसरे लोक में है वहां पे भी उनको उस खाने को अच्छा अच्छा मिलेगा, वहां भी वो सुखी रहेंगे. तो इतना ही नहीं,
और यहाँ भी माना जाता है कि अगर नहीं किया तो फिर आपको आके परेशान करते हैं, आपके काम में बाधा डालते हैं, आपको तरह तरह से टॉर्चर करते हैं, तो उनके लिए करना चाहिए। तो इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। सो देयर इज आयरनिकल सिचुएशन, सो देयर इज टेल इन आवर सोसाइटी दैट इफ crow is saying its word in your house or at your house, it means somebody is going to come. यदि कौवा काव 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 कर रहा है तो इसका मतलब कोई मेहमान आने वाला है। तो लोग कहते हैं कि अगर हमारे कोई पुराने, हमारे दूरस्थ प्रियजन, दूरस्थ मतलब दूर रहने वाले प्रियजन, मतलब जो हमारे बडीज हैं, वो यदि आने भी आते हैं, अगर उनको अपना मधु संदेश यानी मीठा संदेश देना है कि तुम्हारे मामा आने वाले हैं, तुम्हारे गेस्ट आने वाले हैं, तो क्रो का जो वॉइस होता है बड़ा हार्श होता है, वो भी इनको कर्कश यानी कि हार्श, कटु, कानों को ना भाने वाली, कटु को मतलब क्या दिया है, कड़वी, हार्श, जो कानों को नहीं भाई जाती है, उसमें आती है। अब काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, और उत्तर पक्ष में भी उनको काक बनकर अवतीर्ण यानी कि प्रकट होना पड़ता है। दे जस्ट एक्सप्रेस देमसेल्फ और कम एट ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ क्रो। सो दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को मानना करते हैं। नाउ देयर इज एन अनकल सिचुएशन। एक तरफ तुम कह रहे हैं कि पितृपक्ष में हमारे जो पुराने रिस्पेक्टेड लोग हैं वो कौवे के रूप में आते हैं, और कौवे की आवाज से पता चलता है कि हमारा कोई हमसे जो प्यार करता है वो हमसे मिलने वाला है। और दूसरी तरफ हम कहते भी हैं क्या कौवे तेरा काव काव कर रहे हो, चुपचाप बैठे रहो। तो काव काव कोई कर रहा है, अगर वो कुछ डिसरिस्पेक्ट भी बोलते हैं, कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है, फालतू की बात बोल रहा है, तो काव 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 मत करो, एक तरह उसकी डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। तो बड़ा ही विचित्र जीव है कौवा, उसको बेचारे को हर तरफ हमने लपेट दिया है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। काक पुराण मीन्स, इट इज वर्ड मीन्स दिस इन, काक माने कौवा, पुराण मीन्स द ग्रंथ और द बुक। तो ही सेइंग दैट हम काक के बारे में बोल रहे हैं, कौवे के बारे में बोल रहे हैं, तो पूरा काक पुराण हो गया। तो ये भी एक सटायर होता है कि जैसे हम रतन के बारे में बात करें, तब तक किसी का फोन आया तो मैं बोलूं कि अभी मैं रतन पुराण के बारे में बोल रहा था, तभी किसी का फोन आ गया। तो कौवे के बारे में बोल रहा था, तभी उसके विवेचन मीन्स एनालिसिस में अचानक बाधा आ पड़ी। बाधा, हिंड्रेंस आ गई, एनालिसिस में अचानक हिंड्रेंस आ गई, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, संधि मीन्स होता है ज्वाइंट, गमला जो आपका अर्दन पॉट है, दीवार मीन्स वॉल हो गई, तो दीवार और वॉल की ज्वाइंट के बीच में एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। दृष्टि मीन्स मेरी विजन, जो साइट होती है मेरी, रुक गई। छोटा सा जीव छुपा हुआ था। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, वो स्क्वायरल का एक छोटा सा बच्चा था, जो संभवतः घोंसलों से गिर पड़ा हो, और प्रोबेबली, संभवतः मीन्स प्रोबेबली, वो घोंसले से, उसके नेस्ट से नीचे गिर गया। और कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, और जो क्रोज हैं, अब क्रोज छोटा सा पाएंगे तो कौवे सोच रहे हैं इसको मार के इसको खा जाए। सुलभ मीन्स इजी, आहार मीन्स डाइट, उसको सुलभ इजी डाइट मिलेगी, बस को, ये तो भाग पाएगा नहीं, बस को मार लो, आराम से खा लो, कोई मेहनत करनी है नहीं। सो काक का द्वय, काक मीन्स क्रो, द्वय मीन्स टू, द्वय मीन्स टू। तो काक द्वय मतलब देयर वर टू क्रोज, सो टू क्रोज की चोंचों, चोंच मीन्स जो बीक होती है उनकी, कि दो घाव, वाव, घाव मतलब वोंड जो हो गया उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। लघु प्राण मीन्स स्मॉल क्रीचर के लिए बहुत है। तब वह निश्चेत सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेत सा मतलब कि एकदम लगभग बेहोश होकर के वो गमले से पड़ा हुआ था, कि भाई कौवे के मार दिया उसको कौवे ने, अब बेचारे को चोट हो लग गई। तब निश्चेत सा मतलब कि एकदम जैसे फेंट टाइप का, कोई उसमें वो नहीं था, मूवमेंट नहीं था, उसमें चिपटा पड़ा हुआ था। सबने कहा कौवे की चोट का घाव लगने के बाद यह नहीं बच सकता। एवरीबडी सेड दैट द वुंड ऑफ द बीक ऑफ द क्रोज, इट इज वेरी बिग फॉर दिस स्मॉल क्रिएचर, वी कुड नॉट सेव इट, अतः इसे मर जाने दो। परंतु मन नहीं मान, मैं उसको धीरे से उठा करके अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, फिर कॉटन से उसने उसका रक्त मीन्स ब्लड पोंछा, और उसके घाव मतलब उनको उसने पेंसिलिन लगाया। अब रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर, अब उसने सोचा कि इसको दूध कैसे पिलाया जाए, तो उसके दिमाग में एक आइडिया है कि रुई की पतली बत्ती, उसने कॉटन का क्या किया, कॉटन लिया और फिर कॉटन को उसने मोड़ करके एक पतला सा उसका थ्रेड बना दिया कॉटन का। सब कॉटन का ऐसा होता है ना, कॉटन होता है, लेकिन उसको उसने फोल्ड करके ऐसा थ्रेड बना दिया। फिर इसको उसने क्या किया कि दूध की कटोरी में भिगो दिया इसको, यहाँ पे दूध लग गया। अब फिर उसको नन्हे के मुंह में लगा दिया, उसका मुंह निकल चुका और दूध की बूंदें दोनों ढुलक गई। पर उस बेचारा मुंह नहीं खोल पाया, दूध की जो बूंदें थी उसकी दोनों ढुलक गई, मतलब कि गिर गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपका जा सका। कई घंटे तक उसने उपचार किया, ट्रीटमेंट किया, तब उसके मुंह में एक बूंद पानी, बेचारे को एक ड्रॉप वाटर दिया गया।
तीसरे दिन वो इतना अच्छा आश्वस्त हो गया, थर्ड डे वो बहुत अच्छा हो गया और इतना आश्वस्त मतलब कि एकदम वो हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोती जैसे आंखों से इधर देखने लगा कि वो ऑथर की फिंगर पकड़ लिया और अपने नन्हे नन्हे पंजे से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी उसकी आंखों, उसकी आईज कैसे थी, एकदम ब्लू ग्लास की पर्ल की तरह थी, एकदम इधर उधर देखने लगा। सो ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग सीन। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 मास, 3-4 मास मीन्स द मंथ, मास इज द मंथ। 3-4 मंथ में उसकी स्निग्ध मीन्स चिकनी, स्मूथ, रोए मीन्स जो हेयर्स होते हैं ना, स्मॉल हेयर्स होते हैं बॉडी पे, झब्बेदार पूंछ, उसकी जो बुशी टेल थी वो, और चंचल चमकीली आंखें, चंचल मीन्स नॉटी, चमकीली मीन्स ग्लोरियस और ग्लोइंग आईज, सबको विस्मित करने लगी। विस्मित मतलब कि आश्चर्यचकित करने लगी, एस्टॉनिश करने लगी। एवरीबॉडी गॉट वंडर्ड, अरे ये इतना छोटा सा था, मरने वाला था, बच गया। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, क्योंकि उसकी जातिवाचक संज्ञा एक होता है ना कि कलेक्टिव नाउन, एक होता है पर्सनल नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या था कि वो गिलहरी, और पर्सनल नाउन हो गया कि हम उसको नाम कोई दे दें। पर्सनल नाउन हो गया कि उसको हमने कह दिया गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में, उसने एक बास्केट ली जिसमें फ्लावर्स रखे जाते थे, उसमें रुई बिछाई, कॉटन का वो बिछाया, और उसको तार से खिड़की पर लटका दिया। तो उसने क्या किया कि तार से खिड़की पर उसको जो है वायर से बांध करके खिड़की पे लटका दिया उस बास्केट को। गिल्लू उसमें रहने लगा। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, 2 साल तक वही गिल्लू का घर था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता, अपने कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था। खुद ही जो हिला करके घर में झूला झूलता था और इधर उधर अपनी सिर हिला करके देखता था कि पता नहीं क्या समझ रहा है, नो बडी कैन नो। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था, बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। उसकी एक्टिविटी, इस कार्यकलाप मतलब उसकी एक्टिविटी और उसकी इंटेलिजेंस पर सबको आश्चर्य होता था। एवरीबॉडी वॉज astonished that that small creature is so intelligent and so active। जब मैं लिखने बैठी तब वह मेरी ओर अपना ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। सो एज ऑथर शी वाज ऑथर, सो शी यूज्ड टू राइट। जब मैं लिखने बैठी, जब वो लिखने बैठती थी तब अब वो चूंकि बोर होता था तो ध्यान आकर्षित करने के लिए, मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए, टू अट्रैक्ट माई अटेंशन, उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी, उसने एक उपाय खोज निकाला। सो वो उसने क्या किया, उसने एक अच्छा सा उपाय का आइडिया निकाल लिया उसने। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते कि मदर कुछ काम करी लिख रही तो वो देखते हैं कि हमको अटेंशन नहीं किया, दे आर जस्ट अटेंशन सीकर। सो लाइक ए किड ही वाज आल्सो अटेंशन सीकर, सो ही फाइंड अ वे। वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतरता। उसके यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक उसे पकड़ने के लिए न उठती। वो क्या करता था कि पर्दा लटकता रहता था ऐसे, तो बगल में आ जाता था, पर्दे पर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, जब तक आता इरिटेट होकर उसको पकड़ नहीं लेते कि जस्ट कीप क्वाइट, तब तक वो रुकता नहीं था। वो जानता था कि इस तरह वो आएगी और मुझसे साथ खेलने लगेगी। कभी मैं गिल्लू को पकड़ एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि वह अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रखता था। और इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता था। तो क्या करती थी कि एक लिफाफा लेती थी, उसमें गिल्लू को रख देती थी, तो गिल्लू जो अपना बस सर बेचारा निकालता था ऐसे, दो अपना पंजा निकालता था, और चुपचाप ऐसे मेज पर पड़ा, मेज के किनारे सहारा लगा के ऐसे खड़ा रहता था, देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके वो मानो मुझे सूचना देता था। When he was hungry, he used to make a sound चिक 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 चिक, and he used to give me information, सूचना देता था कि काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसकी स्थिति में लिफाफे से बाहर आने वाले पंजे से पकड़ उसे उतरता। तो जब फिर उसको क्या करती थी, कैशू दे देती थी और बिस्किट दे देती थी, और और फिर अपने अपने पंजों से पकड़ के वो जो है खाता रहता था, ऐसे खाता रहता था, चलो खाओ भैया, मिल गया कुछ खाने को। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, पहला स्प्रिंग सीजन आया गिल्लू सीजन का। नीम चमेली की गंध, जो नीम चमेली एक प्लांट होता है, उसकी स्मेल मेरे कमरे में धीरे 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 आने लगी। हौले हौले मतलब कि धीरे धीरे आने लगी। वो गाना है ना, हौले हौले से हवा लगती है, वही हौले हौले से गाना बजने लगा, धीरे धीरे आने लगी उसके यहाँ स्मेल। बाहर की गिलहरियां
खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अब बाहर की गिलहरियां भी आ जाती है, उसकी फ्रेंड बनने लगी धीरे धीरे। वो जाली के पास आ जाती है और चिक चिक करके उससे बात करती हैं। अब गिल्लू जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकता, सोचता कि अरे मेरे फ्रेंड्स आ गए, भैया बेचारा बाहर झांकता और खूब चिक चिक करता। तब मैंने सोचा कि इसको मुक्त करना मतलब इसको फ्री कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। तो जो जिस जाली में वो रहता था ऐसे, उसमें कीले निकाल के उसका एक कोना खोल दिया कि जाओ बेटा ऐश करो। अब उसके बाहर जाने पर सचमुच उसने मुक्ति की सांस ली। ही टुक ब्रेथ ऑफ द फ्रीडम। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब छोटा सा बच्चा है, अब जो घर में मान लो छोटा सा जीव है ये, अब इसको जो है मान लो एक स्क्वायरल टाइप है ये, अब इसको जो घर में छोटे छोटे जीव हैं, उनसे भी तो बचाना है। तो ये भी असल सामने एक समस्या रहती थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। चूंकि अब चूंकि ऑथर थी तो उसके पास काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे, तो कमरा अपना वो बंद रखती थी। मेरे कॉलेज से आने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तो अब वो जैसे ही वापस आती तो अब गिल्लू उसके ऊपर कभी चढ़ के जाता पैर से सिर तक, फिर सिर से पैर तक ऊपर नीचे, पैर से सिर तक ऊपर, फिर सिर से नीचे। जैसे डॉग्स आने पे और भी पेट्स आने पे खूब खुश हो जाते हैं ना कि अरे रे आ गए दिन भर मैं आपका वेट कर रहा, तो इस तरह उसके आने पे खूब खुश हो जाता और उसके साथ खेलने लगता गिल्लू। ये देखो ये ऑथर बैठी है, महादेवी वर्मा प्लेट में खाना खा रही हैं, गिल्लू भी उनके साथ बगल में आकर के कितने मजे से बैठा है और खाना खा रहा है, जैसे छोटे बच्चे आके बैठ जाते हैं। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूले लगता। मतलब जब वो ऑथर चली जाती तो क्या करती है वो ऑथर, उसका जाली का उसने दरवाजा खोल दिया था, शी ओपन दैट नेट। तो वो क्या करता, बाहर चला जाता दिन भर जो है स्क्वायरल के साथ, अदर स्क्वायरल्स के साथ उनका लीडर बन करके, नेता मतलब लीडर बन के हर डाल जो ब्रांच होती थी पेड़ की उस पर उछलता कूदता रहता, उस पर जंप करता रहता, घूमता और ठीक 4 बजे एग्जैक्टली 4 PM पे वह खिड़की से भीतर आ जाता है, विंडो से अंदर आके अपने झूले में, जिसका डब बास्केट का झूला बनाया था उसमें वो झूला झूलने लगता है ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे चौंकाने की उसमें इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हुई। कभी फूलदान के पीठ, तो अब जैसे बच्चे नहीं करते कि छुप जाते हैं, चलो छुप जाते हैं मजा आएगा, मम्मा मुझे खोजेगी मैं यहाँ छुप गया हूँ, तो वो उसने भी सीख लिया था कि अब मैं उसको एस्टॉनिश करूंगा ऑथर को। तो क्या करता, फूलदान के फूलों में छुप जाता है, जो गार्डन पॉट था उसके फूलों में छुप जाता था वो। कभी पर्दे की चुन्नट में, जो जो उसका कर्टेन था उसकी जो वो थी फोल्डिंग थी उसमें छुप जाता, कभी सोनजूही की पत्ती जो प्लांट था उसकी लीव्स में जाके छुप जाता, क्या मुझे खोजो। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। ऑथर इज सेइंग दैट आई हैव मैनी काइंड ऑफ क्रिएचर्स एंड स्मॉल बर्ड्स, आई लव देम ऑल्सो, बट उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं, बट कोई किसी की इतना करेज नहीं हुआ कि बैठ के मेरी थाली में साथ खाना खा ले। ऐसा मुझे स्मरण आता है। गिल्लू इसमें अपवाद था, ही वॉज जस्ट एक्सेप्शन। अपवाद था मतलब एक्सेप्शन था। मैं जैसे ही मैं खाने कमरे पहुंचती और खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। मतलब जैसे वो खाने के कमरे में पहुंची थी डिनर करने के लिए, वो खिड़की से निकल के विंडो से आता और बरामदा वामदा पार करके मेज पे जाके टेबल पे जाके बैठ जाता और चाहता है कि मैं थाली में बैठ के खा जाऊं। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता है। तो ऑथर ने कहा कि बहुत मुश्किल से मैंने उसको सिखाया कि थाली में नहीं, थाली के बाहर बैठो, थाली में नहीं, थाली के बाहर बैठो। जानवर था ना, भूल जाता था बेचारा, उसको बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ती, प्रैक्टिस कराई पड़ी उसको, तब उसको ट्रेनिंग हुई कि नहीं मुझे यहाँ नहीं खाना, यहाँ बैठ कर खाना है। तो कुछ रिवार्ड पनिशमेंट दिया होगा उसको तो सीख गया हो। फिर वो क्या करता था कि मेरी थाली से एक एक चावल उठाता था और बड़ी सफाई से, जैसे स्क्वायरल्स कुतर कुतर के खाते रहते। काजू उसका प्रिय खाद्य था, उसका जो बेस्ट फूड आइटम था काजू। और कई दिन काजू न मिलने पर हमने खाने की चीजें तो लेना बंद कर देता है, झूले से नीचे फेंक देता था। मतलब जैसे छोटे बच्चे नहीं होते कि काजू नहीं मिला कई दिन, ठीक है एक दो दिन नहीं मिला चला, पर कई दिन तक नहीं मिला तो बाकी खाना बंद कर देता था, झूले से नीचे फेंक देते, काजू लाओ मुझे। उसी बीच ऑथर का एक्सीडेंट हो गया। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में हाथ होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। ऑथर वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने गोले में जा बैठता। जब भी कमरे का दरवाजा खोला जाता, उसने कह दिया था कि उसको बेचारे कुछ खाना वाना दे देना। तो जैसे किसी को देखता झूले से उतरकर दौड़ता, फिर उसको देखकर फिर उसी तेजी से अपने नेट्स में जा करके
बैठ जाता था वो। सब उसे काजू दे आते, पर उन सप्ताह से लौट कर जब मैंने झूले की सफाई की, उसमें काजू भरे मिले, जिसने ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा था। मतलब सी वॉज सो सैड, ऑथर से इतना लव करता था कि उसका जो बेस्ट फूड आइटम था वो काजू, उसको खाता भी नहीं था बेचारा, रखा रहता था, कभी कभी खा लेता होगा। मेरी यह अस्वस्थता में मेरे तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले से हिलाता रहता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने समान लगता। सोचो कितना लव करता था उसके सिरहाने, मतलब उसके सिर के पास जाके बैठ जाता था, और उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पंजे थे जिसके क्लॉस थे, उससे मेरे हेड को, उसके हेयर्स को धीरे धीरे, हौले हौले मतलब धीरे धीरे सहलाता रहता था। और उसका हटना, जब वो हट जाता था तो ऐसा लगता था कि कोई नर्स, परिचारिका मतलब कि सेविका या कोई नर्स मेरे बगल से हट गई है। कितना प्यार करते हैं जानवर आदमी से। गर्मियों में जब मैं घर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसे मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था, और मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और उसका समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। तो गर्मियों में बहुत समर्स पड़ती है नॉर्थ में, तो यहाँ क्या होता था कि वो दोपहर में काम करती थी ऑथर, तो वो क्या करता था कि उसको गर्मी बहुत लगती थी, ऑथर के पास भी आता था, तो उनके पास एक अर्दन पॉट सुराही रखी होती थी, उस पे वो जो अर्दन पॉट नहीं होती मटका जिसमें पानी, ठंडा पानी रखा जाता है, एक अर्थ का बना होता है, ऐसे होता है, इसमें पानी भरे रहते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे वाटर इवेपोरेट होता रहता है, पानी ठंडा होता है, तो इसी के ऊपर आ करके जो है गिल्लू भाई आराम से लेट जाते थे। ही जस्ट यूज टू जस्ट लाई डाउन ऑन दिस अर्दन पॉट, और इस प्रकार समीप भी रहता था और ठंडक में भी रहता था, साथ में भी रहता था और उसको ठंडक भी मिलती रहती थी। देखो जानवर कितने स्मार्ट होते हैं। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, तो 2 साल, ओनली 2 years, स्क्वायरल्स लिव ओनली 2 year। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था, सो ही वॉज गोइंग टू डाई आफ्टर 2 year। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया, ही उसने कुछ नहीं खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वो अपने झूले से उतर के मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से और मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। सो अंत की यातना, अंत की यातना मतलब जब आदमी मरने वाला होता है तो उसको बड़ा पेन होता है, बॉडी में पेन होता है, तो जानवर को बड़ा पेन हो रहा था, जो भी था वो अंत में झूले से निकल कर मेरे बिस्तर पर आया और उसके पंजे ठंडे हो रहे थे। धीरे धीरे उसने मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, और उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति, जैसे उसने बचपन की मरणासन स्थिति मतलब कि अबाउट टू डाई वाली स्थिति में जैसे उसने पकड़ा था, वैसे ही पकड़ के लेट गया बेचारा। पंजे उसके एकदम ठंडे हो गए थे, क्लॉज वेज टू कोल्ड। मैंने जाकर हीटर जलाया और उसको उष्णता, उष्णता मीन्स हीट देने के लिए प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम, प्रभात मीन्स मॉर्निंग, मॉर्निंग की प्रथम किरण, प्रथम मीन्स फर्स्ट रे, मतलब रे मॉर्निंग की फर्स्ट रे के स्पर्श के साथ ही, मॉर्निंग की फर्स्ट रे ने जैसे ही उसको टच किया, वह किसी जीवन में जागने के लिए सो गया, मतलब कि वह किसी और जीवन में जागने के लिए, मतलब नेक्स्ट बर्थ लेने के लिए सो गया, मीन्स डाइड। उसका झूला उतार कर रख दिया गया था, इज सेइंग दैट मैंने उसका झूला उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी है, उसकी जो नेट थी खिड़की की वो मैंने बंद कर दी है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सूंझी में बसंत आता ही रहता है, बट ही सेइंग दैट जो गिलहरीज की, स्क्वेरल्स की जो नई जनरेशन है, वो जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है, और सोनजूही पर तो बसंत आता ही रहता है, उसमें कलियां खिलती रहती है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, ठीक है, उसको दफना दिया गया है। सोनजूही की लता, जो सोनजूही की जो प्लांट है, उसके नीचे ही गिल्लू का मोरिटेरियम बना दिया गया है, इसलिए भी कि उस लता सबसे अधिक प्रिय थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लता, जो सोनजूही की लता थी, उसको सबसे अच्छी लगती थी। इसलिए भी उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने के बाद उन्हें संतोष देता है। लघुगात मतलब छोटा क्रिएचर, वासंती दिन मतलब स्प्रिंग डेज, जूही के पिता, जूही मतलब प्लांट, जूही का प्लांट का नाम, पिता मीन्स येलोइश स्मॉल फ्लावर में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष, विश्वास माने बिलीफ, संतोष माने सेटिस्फेक्शन देता है, मीन्स अब मैं उसके नीचे इसलिए उसको लगा दिया, एक तो उसको बहुत पसंद था प्लांट हो, दूसरा जब जूही में कली निकलती है तो मुझे लगता है कि उसी की आत्मा जूही की पीली कली बन करके आगे निकलेगी, और मुझे संतोष होता रहता है इसको देख करके। तो इन दिस वे ये ब्यूटीफुल चैप्टर फिनिश होता है।